दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा पर हम निकल पड़े हैं और खंगालने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोगों का मूड मिजाज क्या है। क्या वाकई भाजपा जो कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या जमीनी स्थिति वही है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मैं समझ रहा था कि इनकी 180 के आसपास सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, लेकिन इस बार मुझे ये आकलन लग रहा है कि 150 सीटों तक भाजपा पहुंच पाएगी। हर राज्य में हमारा चुनाव अच्छा हो रहा है और लोगों के अंदर एक अंडर करंट है, ये राहुल गांधी ने कहा। तो अब टटोलने की बात यही है, खंगालने की बात यही है कि क्या वाकई भाजपा 400 पार है या भाजपा 150 पर अटक गई है या अटक रही है। तो ये टटोलने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये भी टटोलने का काम करेंगे कि 10 साल की सरकार हो गई है। अब नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार हो गई है, तो इस 10 साल की सरकार में लोगों को क्या मिला? लोगों को वाकई सहूलियत मिली, लोगों को वाकई राहत मिली, लोगों को वाकई तरक्की मिली, शांति मिली, या फिर लोगों के लिए मुश्किल बहुत पैदा कर दी गई है इस सरकार के अंदर? लोगों को झुंझुना विकास के नाम पर पकड़ा दिया गया है और विकास लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे जिनको टटोलने का काम करेंगे। अभी पहले चरण की वोटिंग है, आज शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उसके बाद में 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग रहेगी। तो 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग में जहाँ जहाँ जिस लोकसभा में हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मूड मिजाज लोगों का क्या है। अभी तक जो लोगों से बात करके जो इस चुनाव के बारे में समझ में आ रहा है वो ये दिख रहा है कि चुनाव वो नहीं है जो टीवी में बताया जा रहा है, चुनाव वो नहीं है जो टीवी में दिखाया जा रहा है। चुनाव की जो तासीर है इस बार वो बहुत अलग नज़र आ रही है। चुनाव अपने आप में जो है वो बहुत पेचीदा किस्म का हो चला है। पहले शुरुआत में 2 महीने पहले दिख रहा था कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर इंडिया गठबंधन बना, फिर इंडिया गठबंधन में से कई पार्टियां निकल गई, नीतीश कुमार बाहर निकल गए। तो ऐसे में क्या होगा? महाराष्ट्र के अंदर पार्टियां तोड़ दी गई, तो लोगों में एक विश्वास नहीं बन पा रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी को टक्कर दी भी जा सकती है या नहीं। अब इस बीच में नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया और उस 400 पार के नारे में बहस उठने लगी कि क्या ये वाकई ज़मीनी स्थिति है जिसको नरेंद्र मोदी बयां कर रहे हैं, या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, बाकी ज़मीन पर उस तरह की स्थिति नहीं है। अब लेकिन जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, चूँकि पहले चरण का मतदान अब कुछ घंटों का जो है समय बाकी है और पहले चरण का मतदान इसमें हो जाएगा, तो ऐसे में अब जो स्थिति जो लोग बता रहे हैं या पत्रकारों का जो आकलन निकल करके आ रहा है या ग्राउंड पर जिन लोगों से बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने अपने आप को अच्छे से संभाला भी है और लोगों के अंदर महंगाई बेरोजगारी को लेकर के एक अंडर करंट है। और इस बात को CSDS के सर्वे ने भी माना है कि लोगों में वाकई महंगाई बेरोजगारी को लेकर के अंडर करंट है। अब ये अंडर करंट जो है वो राम मंदिर जैसे मुद्दे से, 370 से, ट्रिपल तलाक से, या और भाजपा जितने भी अभी तक एजेंडे लेकर के आई है उन सब से क्या जो फुस हो पाएगा, या अभी भी महंगाई बेरोजगारी 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं मोदी सरकार के सामने जिन पर सरकार फेल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी ANI का एक इंटरव्यू उन्होंने कल परसों दिया है। उस इंटरव्यू में करीब 1.5 घंटे का इंटरव्यू रहा और उस इंटरव्यू में महंगाई बेरोजगारी को लेकर के कोई ठोस बात वो बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड ने जिस तरीके की सरकार की जो इमेज है, जो मिस्टर क्लीन वाली एक जो इमेज है कि नरेंद्र मोदी के बालक बच्चे भी नहीं हैं, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, किसके लिए करप्शन करेंगे, उसको भी धक्का लगाया है, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरीके से इस सरकार को अब चौतरफा जो वार हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या वाकई जो है वो 400 पार की तरफ अपने आप को फिर भी कामयाबी के साथ में लेकर के जाती हुई नज़र आ रही है, या लोगों में इस बार सरकार के प्रति नाराज़गी है, सरकार के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी है। लोग जो है वो सरकार के 5 किलो अनाज से खुश नहीं है, बल्कि लोगों को
रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से राहत चाहिए, 5 किलो अनाज का पैसा वो खुद से अपने आप से जो है वो जुगाड़ लगा लेंगे, वो अपने आप से जो है वो पैदा भी कर लेंगे उतना पैसा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ग्राउंड पर जो है वो तलाश करना बहुत ज़रूरी है कि इस बार लोगों में क्या कुछ माहौल है। और अभी तक जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई है, देखिए इंडिया गठबंधन की जितनी रैलियां हो रही है, अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी का सहारनपुर के अंदर, इमरान मसूद वहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इमरान मसूद का रोड शो करने के लिए आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त में रोड शो किए जाते हैं और रोड शो जो है माहौल बनाने का काम करते हैं। तो रोड शो हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से रोड शो हुआ है। कैराना में बात करेंगे तो कैराना में जिस तरीके से इकरा हसन ने चुनाव को संभाला है, बहुत सहज से और बहुत एक जो है वो पोलाइट तरीके से वो चुनाव को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अगर हम देखें इस चुनाव के अंदर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर बार बार आ जाता है चुनाव के अंदर, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता है, वो हिंदू मुस्लिम अभी तक नहीं हो पाया है। और हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फ़ायदा किसको और नुकसान किसको है। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम होता तो बीजेपी की फेवरेट पिच है, और बीजेपी अपनी उस फेवरेट पिच पर फिर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को नुकसान देने में या विपक्षी पार्टियों को अपने पैतरे में फंसा पाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस बार बीजेपी के दाव चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो कम से कम अभी तक जो है वो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में सवाल ये है कि क्या अगर 400 पार की स्थिति नहीं है तो फिर कम से कम सरकार तो बन रही है या नहीं बन रही है, फिर सवाल ये खड़ा होगा। तो इस सवाल का जवाब भी लोग ही देंगे कि क्या तीसरी बार भी सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे। देखिए, भारत में आप चुनाव देखेंगे, अगर हाल में आप चुनावों को देखें तो चाहे वो केंद्रीय स्तर पर चुनाव हो, चाहे वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, चुनाव में अब ये लग रहा है कि जनता जो है वो बाइपोलर होकर के वोट करती है, या तो इस तरफ वोट है या उस तरफ वोट है। और ऐसे में जो एक तरह से फ्लोटिंग वोटर हम लोग कहते हैं, न्यूट्रल वोटर हम कहते हैं, जो सरकार निर्धारित करने वाला होता है, वो इस बार जो है वो बहुत कम इस चुनाव के अंदर, और 2 ही वोटर जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। हराने वाला है या जिताने वाला है, या तो सरकार से नाराज़गी है या सरकार को लेकर के जो है वो लोगों में एक नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर के, या उनकी जो छवि है उसको लेकर के लोगों में एक पॉजिटिव संकेत है और लोग फिर से रिपीट कराएंगे। तो ये 2 वोटर हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या उसका जो मेन मकसद है वो कामयाब हो पाएगा। इंडिया गठबंधन का मेन मकसद अभी तक का यही है कि जो अलग अलग पार्टियां, विपक्ष की अलग अलग पार्टियां जो अलग अलग लड़ती हैं और उसका वोट इधर उधर छिटक जाता है, तो वो वोट छिटके नहीं, वो वोट एकजुट रहे। अब ज़मीन पर कितने कार्यकर्ता जो है वो आपस में एकजुट हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब कैंडिडेट दूसरे को टिकट मिल जाता है तो अपनी पार्टी के जो अलग अलग नेता होते हैं वो, या जो संभावित जो उम्मीदवार होते हैं, वो हराने का काम करते हैं। अब ऐसे में जब 2 पार्टियों का या कई पार्टियों का मिलन हो रहा है, तो कई पार्टियों का मिलन कितना कामयाब हो पाएगा और किस तरीके से वो चुनौती दे पाएगा बीजेपी को, और क्या वाकई नेता मिले हैं एक साथ, या उनके दल भी मिल गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी मिल गए हैं और सब एक दूसरे के लिए वोट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के आप यूपी और बिहार, इन सारे राज्यों में, हरियाणा के अंदर, ये वो सारे राज्य हैं जहाँ पर अगर थोड़ा नुकसान भी अगर इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी सरकार को पहुँचाता है तो बहुत आसानी से जो है वो इस सरकार को 250 पर लाया जा सकता है कम से कम। क्योंकि अभी 303 सीटें थी बीजेपी की, 303 सीटें थी बीजेपी की, और बीजेपी मैक्सिमम अपने पीक पर थी 2019 के अंदर, अपने पीक पर थी। अब इसके बाद में इस बार के चुनाव में देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो CSDS का सर्वे भी बता रहा है। बाकी जहाँ तक अभी तक हम लोगों से बात करते रहे हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं है। और अगर आज आप देखेंगे तो रामनवमी है, और रामनवमी के दिन भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूसरा, विपक्षी नेताओं ने भी इसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ कर दिया है। आज अखिलेश और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अखिलेश और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने जोर देकर के इस बात को कहा कि सबसे पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो है रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई,
तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब नेताओं के अंदर विपक्षी खेमे में भी इस बात को लेकर के जो है वो पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं कि कहीं पर बीजेपी को मौका ना दिया जाए, कहीं पर बीजेपी जो है वो किसी भी प्रकार से चांस नहीं ले पाए। और बीजेपी जो धर्म के मुद्दे पर चलती है तो उस मुद्दे के ऊपर जो है वो उसको डिफ्यूज़ करते हुए और अपने मेन एजेंडे पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर आज रामनवमी की शुभकामनाएं नहीं देते तो जाहिर सी बात है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाती और बताया जाता कि देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, इतना बड़ा दिन था, रामनवमी की शुभकामनाएं नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस तरह के मुद्दे जो उछाले जाते, लेकिन ऐसे मुद्दों की हवा निकाल दी और अब इसके बाद में यही है कि अपना एजेंडा कितना तय कर पाते हैं, अपने एजेंडे पर कितना लोगों को ला पाते हैं और सरकार को घेर पाते हैं। देखिए ये अभी बात चल रही है 1 या 2 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन का साझा एक मैनिफेस्टो आ सकता है। इंडिया गठबंधन का एक साझा मैनिफेस्टो आ सकता है जिसके तहत पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी सरकार के मुकाबले क्या कुछ देने जा रहा है उसको लेकर के। क्योंकि अभी तक जो अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो आए हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो भी अभी चंद दिन पहले ही आए हैं, 2 या 3 दिन हुए हैं, और उस मैनिफेस्टो से लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, ये बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद में अभी उसी के बाद में जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसी के बाद में जो है इंडिया गठबंधन ने अपना संयुक्त रूप से मैनिफेस्टो लाने की बात कही है। क्योंकि उनको पता है कि माहौल जो है भाजपा का बन नहीं पा रहा है, चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में अभी भी आक्रोश है। तो इन सारे चीज़ों को लपकते हुए कहीं ना कहीं हम कोशिश करें, और बीजेपी जिस तरीके से इस बार जो कोशिश कर रही है तो उसमें हम जो है वो बीजेपी को डिरेल कर सकते हैं। देखिए 400 पार की तो अगर आप देखेंगे तो घर बैठ करके देख लीजिए, चाहे आप फील्ड में घूम करके देख लीजिए, 400 पार की स्थिति तो दिखाई देती नहीं है। ये तो मैं आपको कम से कम आज बता सकता हूँ इस बात को, जब ये चुनावी सफ़र में शुरू कर रहा हूँ, और जब चुनाव ख़त्म करके आऊँगा तो मैं बताऊँगा इस बात को कि मैं सही था या गलत था। ये आज मुझे लग रहा है क्योंकि आंकड़े में देखता हूँ तो करीब 130 से 134 सीटें वो दक्षिण भारत की सीटें हैं, और दक्षिण भारत की 134 सीटों में से ये मान करके चलिए कि कई राज्य ऐसे जहाँ पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। जो कुछ बीजेपी के पास में रहेगा तो कर्नाटका में थोड़ा सा बीजेपी के पास में रहेगा, उसके अलावा बीजेपी के पास में कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं है नहीं। उसके बाद में पूर्वोत्तर के राज्य में आप चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी को नुकसान है। इस बार मणिपुर के मुद्दे से लोग जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, और फिर जिस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो बढ़ाया गया उस बात को लेकर के नाराज़गी है। फिर उसके बाद में आप चले जाइए कि हरियाणा पंजाब से पिछली बार वाली स्थिति नहीं है। आप यूपी में चले जाएंगे तो यूपी में भी इस बार वो वाली बात दिखाई नहीं दे रही है अभी तक, जो हम लोग जो है वो दिल्ली में या स्टूडियो में बैठ करके जो समझते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों को मिला करके देखें तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा जो है वो 400 पार की स्थिति में तो नहीं है। अब भाजपा फिर 400 पार की स्थिति में नहीं है तो भाजपा क्या वाकई इस स्थिति में है कि वो कम से कम अपनी सरकार बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ठीक है कि अगर 400 पार भाजपा के नहीं भी हुए और सरकार बन भी गई तो फिर बात बराबर हो जाएगी। 400 पार नहीं हुए क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार तो बना ली ना हम लोगों ने, ये भाजपा कहेगी। तो और कामयाबी तो कामयाबी है, सरकार चाहे 1 वोट से बन जाए, 273 से बन जाए, चाहे 275 से बने, चाहे 375 से बने, सरकार तो सरकार होती है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो अभी एक मुद्दा निकल करके आया और जिसमें बहुत ज़ोर शोर से भाजपा के नेताओं ने कहा कि संविधान बदलना है या संविधान में संशोधन करना है या नया संविधान लेकर के आना है, इस तरीके की बातें कई भाजपा नेताओं के जरिए जो कही गई, तो उसमें जो एक दलितों में, बहुजनों में, पिछड़े तबके के अंदर जो एक वोटर है जो बीजेपी की तरफ चला गया था, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित हो गया है कि अगर कहीं वाकई भाजपा आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई संविधान बदल दिया जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। और अगर आरक्षण ख़त्म कर दिया गया तो फिर पिछड़ा, बहुजन तबका और दलित तबका, इसके लिए आप समझते कि फिर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वो तबका भी अपने आप में कहीं ना कहीं एकजुट हो गया है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल अब ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं भूमिका नहीं करूँगा,
और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो कुछ अभी तक दिखा है या जो कुछ अभी चुनाव में आगे दिखेगा, खबरों के लिहाज से भी और ग्राउंड पर जो रियलिटी है उसके लिहाज से भी, हर तरीके की खबर पर मेरी नज़र बनी रहेगी। अगर कहीं पर कोई ऐसी खबर आती है किसी दूसरे इलाके से और मैं किसी दूसरे इलाके में हूँ, तो भी अगर वो खबर आप तक पहुँचनी ज़रूरी है तो मैं उस खबर को आप तक पहुँचाऊँगा, हर हाल में पहुँचाऊँगा, चाहे मैं किसी भी इलाके में रहूँ। दूसरी बड़ी बात मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राउंड पर जो स्थिति है उसको बगैर एडिट किए, बगैर काट छांट किए और बगैर सेलेक्टिव तरीके से कि कहीं किसी दफ्तर में जा कर के बात कर ली या कहीं किसी की जो है वो खास लोगों को 4 लोगों को बैठा करके बुला करके कोने में जा करके इंटरव्यू कर लिए, इस तरीके का काम मैं नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा, और आप जानते हैं मेरे काम को, मैं 1-1 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और 1-1 किलोमीटर पैदल चलते चलते लोगों से बात करता हूँ। तो मेरा जो है वो कोशिश यही रहती है, जब मैं घर से निकल करके आया हूँ और इतनी दूर अगर हम लोग जा रहे हैं फिर भी अगर 4 लोगों से बात करें तो फिर मज़ा नहीं है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता के साथ में और जितना ज़्यादा सीटों को हम कवर कर सकें वो सब कुछ जो है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। और हमारी टीम जो है वो पूरा सहयोग आप लोगों के सहयोग से और पूरा एक जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके इस चुनाव में हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं वो पूरा हम लगाने की कोशिश करेंगे। और बाकी पूरा का पूरा दामोदर फिर आपके ऊपर है, आप कितना सहयोग करेंगे फिर उससे तय हो पाएगा। तो बहरहाल शेयर करना आप हर एक खबरों को, क्योंकि जब ग्राउंड पर जाते हैं तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है, आप जानते हैं संसाधन भी ज़्यादा लगते हैं, और ऐसे में अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ा सा जो है वो जोश में जो है कमी आ जाती है। और अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो फिर मैं भी और मेरी टीम भी वो पूरा एकदम उत्साहित रहेंगे और आप लोगों तक लगातार, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 18 घंटे, लेकिन हाँ जितना हो सकता है खूब काम करेंगे और खूब आप तक खबरें पहुँचाएंगे। शेयर कीजिएगा और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।